वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे? आज हम लोग स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री में एक नया टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम क्या चीज हम लोग बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे, याद रखना है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कैसे करके होता है, और हम लोग देखेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, और ये एक बहुत आसान टॉपिक है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि आज हम लोग स्टडी करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में कि पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। वही सिनॉप्सिस है, वही फॉर्मेट है। देखो, इसी फॉर्मेट में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कैसे करके पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, फिर हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड्स का। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होता है। देखो, याद रखना है कि जब भी कभी कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, जैसे मान लीजिए पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन। और एक तरफ पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या होगा? एन टर्मिनस होगा, दूसरी तरफ क्या होगा? हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनस होगा। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होगा? हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? बहुत सारा एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये सब क्या हम लोग बोलेंगे? ये सब क्या चीज है? एमिनो एसिड्स है। ये सब क्या हम लोग बोलेंगे? एमिनो एसिड्स है। ठीक है, ऐसे करके। तो अब ध्यान से देखो, पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। तो ये पॉलीपेप्टाइड का चेन है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन जिसको हम लोग प्रोटीन बोलते हैं, ये प्रोटीन कैसे करके बना है हम लोग बोलेंगे। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं। ठीक है, और ट्रांसलेशन हम लोग बोलेंगे जीन एक्सप्रेशन का क्या होता है? सेकेंड लेवल होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पर अगर इस पॉलीपेप्टाइड चेन को अगर आप लोग देखिएगा, तो यहां पर देखो, ये पहला जो एमिनो एसिड है ना, ये दूसरा एमिनो एसिड है ना, इसके बीच में देखो एक बॉन्ड है। ठीक है, फिर देखो दूसरा एमिनो एसिड और तीसरे एमिनो एसिड के बीच में देखो फिर से एक बॉन्ड है। ठीक है, तीसरा और चौथा एमिनो एसिड्स के बीच में देखो फिर से बॉन्ड है। इसका मतलब याद रखना है कि वैसा हम लोग बोलेंगे बॉन्ड। ठीक है, वैसा बॉन्ड जो हम लोग बोलेंगे क्या चीज करता है? एमिनो एसिड्स को क्या करता है? लिंक करता है। ठीक है, उस बॉन्ड को ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज? पेप्टाइड बॉन्ड, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेप्टाइड लिंकेज बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखना है पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होता है? हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में या प्रोटीन में एमिनो एसिड जो होता है ना, वो लिंक रहता है बाय ए कोवेलेंट बॉन्ड। ये सब क्या पेप्टाइड बॉन्ड्स कैसा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, इस कोवेलेंट बॉन्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इस कोवेलेंट बॉन्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना है। वही देखो, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स कोई भी प्रोटीन में एमिनो एसिड जो होता है ना, वो लिंक रहता है एक दूसरे के साथ बाया कोवेलेंट बॉन्ड नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। देख सकते हैं यहाँ पर ये पॉलीपेप्टाइड का चेन है या प्रोटीन है। इसमें देखो ध्यान से, एमिनो एसिड्स किससे लिंक है? हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड से, और इस कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। सिमिलरली देखो ध्यान से, एमिनो एसिड्स जुड़ा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, और इस कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स बोलते हैं। याद रखना है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है ना, ठीक है, देखो ध्यान से, पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है ना, याद रखना है पहला चीज, ये चीज याद रखना है किसमें, कि पहला ये क्या चीज होता है? हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड होता है। याद रखना है, फर्स्ट थिंग क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। दूसरा इसमें याद रखना है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स को हम लोग एमाइड लिंकेज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, और इसको हम लोग ओमेगा बॉन्ड भी बोलते हैं, ओमेगा बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम लोग यू पेप्टाइड बॉन्ड्स के नाम से भी जानते हैं, यू पेप्टाइड बॉन्ड्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है, ये चीज तो समझ में आता है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड्स के बीच में, अमीनो एसिड्स को लिंक करता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है ये पेप्टाइड बॉन्ड्स कैसे करके बनता है? तो देखो, पेप्टाइड बॉन्ड्स कैसे करके बनता है तो मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, इसी में सारा कुछ आ जाएगा। देखो, जैसे मान लो ये कोई एक एमिनो एसिड है, इसको मैं बना रहा हूं यहाँ पर, ये दूसरा एमिनो एसिड, इसको मैं यहाँ पर बना रहा हूं। ठीक है, याद रखना एमिनो एसिड्स को याद करने का तरीका क्या चीज हम लोग बोलेंगे? एमिनो एसिड्स को याद करने का तरीका क्या हम लोग बोलेंगे? एनसीसी। ठीक है, ये पहला एमिनो एसिड है मान लो। ठीक है, अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर भी क्या है? दूसरा एमिनो एसिड्स को याद करने का तरीका क्या है? एमिनो एसिड्स को याद करने का तरीका क्या है? एनसीसी। सिंपल है। ठीक है, तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? दूसरा एमिनो एसिड, उसी तरह तीसरा चौथा ऐसे करके एमिनो एसिड्स होगा। ठीक है, अब यहां पर समझना है, देखो क्या चीज है, बहुत आसान है। ठीक है, देखो याद रखना है, जो बीच वाला कार्बन होगा ना, इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे क्या चीज? अल्फा कार्बन। ठीक है, या बीच वाला कार्बन क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे।
अब यहां पर देखो ये जो अल्फा कार्बन होता है ना, ये अल्फा कार्बन के एक तरफ कौन सा ग्रुप होगा हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक तरफ कौन सा ग्रुप होगा हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप होगा, ठीक है। और एक तरफ देखो ध्यान से, ये अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ होगा हाइड्रोजन के साथ, और दूसरी तरफ जुड़ा हुआ होगा हम लोग बोलेंगे कोई भी साइड चेन एल्काइल ग्रुप के साथ, ठीक है। ये R1 है, R1 मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट एमिनो एसिड्स को, ठीक है। तो याद रखना जितना भी स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होता है ना, 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होता है, उसमें ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला, ये हम लोग बोलेंगे कॉमन होता है सारा में, ठीक है। बस डिफरेंस क्या चीज में रहता है हम लोग बोलेंगे, ये जो साइड चेन होता है ना, इसी में डिफरेंस रहता है, और ये साइड चेन की वजह से एमिनो एसिड्स का नाम क्या होता है हम लोग बोलेंगे अलग हो जाता है, ठीक है, अलग अलग होता है। उसी तरह देखो दूसरा जो यहाँ पर एमिनो एसिड्स है ना, इसमें भी बीच वाला कार्बन को क्या बोलेंगे सी अल्फा बोलेंगे। यहाँ पर सी अल्फा किसके साथ जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, और किसके साथ एमिनो ग्रुप के साथ। एक तरफ क्या होगा देखो ध्यान से, एक तरफ क्या होगा हम लोग बोलेंगे क्या होगा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा सी अल्फा के साथ, दूसरी तरफ क्या जुड़ा हुआ रहेगा हम लोग बोलेंगे एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, जिसको R2 लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 2 रिप्रेजेंट कर दूसरा एमिनो एसिड्स को मान लो, ठीक है, बहुत आसान है। अब ध्यान से देखो यही एमिनो एसिड्स के बीच में यहाँ पर क्या बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर याद रखना है ये वाला, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, जो सी अल्फा के साथ जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से, पहला एमिनो एसिड्स का कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो किसके साथ जुड़ा हुआ है सी अल्फा के साथ जुड़ा हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप, अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, याद रखना है अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं ये वाला को, क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा एमिनो एसिड्स का देखो ध्यान से, अल्फा कार्बन के साथ जो एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा एमिनो ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे अल्फा एमिनो ग्रुप बोलेंगे ये वाला को, देखना, ठीक है, समझना बहुत आसान है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर COOH को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखो ध्यान से, इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं COOH, ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल, ठीक है। और एमिनो ग्रुप को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको तोड़ के हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके देखो NH2 ऐसे करके, ये एमिनो ग्रुप ही हुआ ना, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या होता क्या है यहाँ पर, कि जब भी दो एमिनो एसिड्स एक दूसरे के सामने आता है ना, तो क्या होता है हम लोग बोलेंगे क्या होता है, पहला एमिनो एसिड्स का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, और हम लोग बोलेंगे दूसरा एमिनो एसिड्स का एमिनो ग्रुप का H, ये क्या करता है हम लोग बोलेंगे रिएक्शन करता है, क्या निकलेगा H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, मतलब यहाँ पर क्या होता है हम लोग बोलेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या होता है बाहर निकलता है, ठीक है, याद रखना है। तो वाटर जब बाहर निकलेगा तो यहाँ देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का यहाँ पर OH जब और H, ये क्या किया रिएक्शन क्या क्या निकला वाटर निकला H2O, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन का वैलेंसी फ्री हुआ, यहाँ पर नाइट्रोजन का वैलेंसी फ्री हुआ, दोनों क्या करेगा हम लोग बोलेंगे बॉन्ड बना लेगा, उसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स बोलेंगे, ठीक है। तो देखो कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर, बहुत आसान है, देखो ध्यान से, ये पहला एमिनो एसिड हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो CO यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर देखो ये मैं दूसरा एमिनो एसिड्स को बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर H है, यहाँ पर क्या चीज है C अल्फा, यहाँ पर COOH, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे साइड चेन है, यहाँ पर क्या चीज हाइड्रोजन है, ठीक है। और इसके बीच में देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बना हम लोग बोलेंगे ये बॉन्ड बना ये वाला, ठीक है, ये बॉन्ड, ठीक है। इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे क्या चीज पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे, इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। और पेप्टाइड बॉन्ड याद रखना है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड्स को याद रखना है ओमेगा बॉन्ड भी बोलते हैं, ओमेगा जिसको रिप्रेजेंट करते हैं W से, बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है, इस चीज को भी याद रखना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एमाइड लिंकेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एमाइड लिंकेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको एमाइड बॉन्ड या एमाइड लिंकेज भी बोलते हैं। क्यों पेप्टाइड बॉन्ड को एमाइड लिंकेज बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि देखो ध्यान से एमाइड ग्रुप जो होता है ना, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये एमाइड जो ग्रुप होता है ना, एमाइड ग्रुप क्या होता है हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला, ये CO, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे ये जो NH है ना, इसको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एमाइड ग्रुप, ठीक है। तो एमाइड ग्रुप में क्या होगा C डबल बॉन्ड O, और क्या होगा हम लोग बोलेंगे NH, ये वाला ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, ये ग्रुप को हम लोग बोलेंगे एमाइड ग्रुप, ठीक है, एमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए ये बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे एमाइड लिंकेज भी बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर से क्या क्लियर हो गया, हम लोग बोलेंगे यहां पर से ये क्लियर हो गया कि पेप्टाइड बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एमाइड लिंकेज, जो मैंने बता दिया, एंड हम लोग बोलेंगे ओमेगा बॉन्ड, ठीक है। और याद रखना है पेप्टाइड बॉन्ड्स को हम लोग यू पेप्टाइड बॉन्ड्स भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखो, तो ये था कैसे करके पेप्टाइड बॉन्ड बना। अब देखो ध्यान से, इधर जितना भी अमीनो एसिड्स है, ठीक है, इधर जितना भी अमीनो एसिड्स है,
एक तरफ देखो ध्यान से, क्या कौन सा एंड फ्री होगा हम लोग बोलेंगे, एक तरफ हम लोग बोलेंगे NH2 ग्रुप का ये वाला एंड जो ये एक तरफ NH2 ग्रुप हमेशा फ्री होगा, ठीक है, और जिस तरफ NH2 ग्रुप फ्री होगा उसको हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनस, ठीक है। प्रोटीन का एन का मतलब क्या चीज है, एन का मतलब एक तरफ क्या चीज, देखो ध्यान से, पहला अमीनो एसिड्स का कौन सा हमेशा NH2 ग्रुप एक तरफ फ्री होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे एन टर्मिनस, और जितना भी अमीनो एसिड जुड़ता चला जाना तो लास्ट अमीनो एसिड्स का क्या होगा हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होगा, तो उससे टर्म आएगा क्या चीज हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनस, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सी को हम लोग क्या बोलेंगे सी टर्मिनस, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं सी लिखते हैं, ठीक है। तो एन और सी का कॉन्सेप्ट ये होता है। अब यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, यहाँ पर ये एग्जाम में पूछता है, देखो ध्यान से कि देखो ध्यान से, जब भी कभी पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, एक पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो एक वाटर मॉलिक्यूल निकला, एक पेप्टाइड बॉन्ड बना, जितना भी पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेगा इसका मतलब उतना वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अगर 10 पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा हम लोग बोलेंगे 10 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, क्योंकि देख सकते हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड्स में क्या हो रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो वाटर मॉलिक्यूल जब निकलता है ना कोई भी केमिकल रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि डी का मतलब क्या चीज होता है, डी का मतलब होता है डिलीट, ठीक है, और हाइड्रेशन का मतलब हो गया हम लोग बोलेंगे वाटर, मतलब इस रिएक्शन से क्या हो रहा है वाटर क्या हो रहा है डिलीट हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है हम लोग बोलेंगे रिमूव हो रहा है, इसीलिए ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा रिएक्शन है, हम लोग बोलेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। और केमिस्ट्री के टर्म में डिहाइड्रेशन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, याद रखना है। क्यों कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि जब दो एमिनो एसिड्स के बीच में वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर निकलेगा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तो ये दोनों एमिनो एसिड्स क्या होगा एक दूसरे से कॉन्डेंस हो जाएगा, एक दूसरे के करीब आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, याद रखना है। अब देखो यहाँ पर वही मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है मैंने कि पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, और इट इज आल्सो कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन, आल्सो कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर याद रखना है जो इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। ये जो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है ना पेप्टाइड बॉन्ड्स को बनाने के लिए याद रखना है, हम लोग बोलेंगे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स को बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे एनर्जी क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, याद रखना है एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, तब जाके पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेगा। और कोई भी केमिकल रिएक्शन जब केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हम लोग बोलेंगे जब एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इंडो क्या चीज हम लोग बोलेंगे ये इंडरगोनिक रिएक्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंडरगोनिक रिएक्शन भी बोलेंगे, ठीक है। इंडरगोनिक रिएक्शन का मतलब हो गया वैसा केमिकल रिएक्शन जिसको करवाने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एनर्जी चाहिए या हम लोग बोलेंगे एटीपी चाहिए। तो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड्स जो बन रहा है ना, उस पेप्टाइड बॉन्ड्स को बनाने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एटीपी चाहिए या हम लोग बोलेंगे एनर्जी चाहिए, तभी जाके पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेगा। इसीलिए हम लोग ये पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्मेशन ये कैसा रिएक्शन होता है, हम लोग बोलेंगे इंडरगोनिक होता है। इंडरगोनिक का मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट, मतलब इस रिएक्शन के टाइम पे एनर्जी लगेगा, ठीक है, याद रखना। या इंडरगोनिक इंडरगोनिक प्रोसेस भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज इंडरगोनिक रिएक्शन, ठीक है। इंडरगोनिक रिएक्शन क्यों है, बिकॉज इट्स फॉर्मेशन रिक्वायर्स एटीपी, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड्स को बनाने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एटीपी चाहिए। इट मींस इट इज एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस, इसका मतलब पेप्टाइड बॉन्ड्स जो बनता है ना वो कैसा प्रोसेस है, हम लोग बोलेंगे एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है, याद रखना है, ठीक है। और जब भी कभी हम लोग बोलेंगे एटीपी लगता है तब जाके केमिकल रिएक्शन होता है या पेप्टाइड बॉन्ड्स बनता है, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है ना वो याद रखना हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी किस पे रहेगा, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव में रहेगा। अगर गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव में रहेगा तो वो प्रोसेस हमेशा याद रखना इंडरगोनिक होगा, इसका मतलब उस प्रोसेस में क्या लगेगा एटीपी लगेगा। ये पॉजिटिव साइन ये बता रहा है कि एटीपी लग रहा है या एनर्जी लग रहा है। अगर नेगेटिव साइन रहता गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी का अगर साइन नेगेटिव रहता तो याद रखना नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि वहां पर कोई भी एनर्जी नहीं लग रहा है उस केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। लेकिन यहां पर चूंकि एनर्जी लग रहा है तब देखिए पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है या इंडरगोनिक रिएक्शन है या इंडरगोनिक प्रोसेस है, इसका मतलब यहां पर एनर्जी लग रहा है, मतलब डेल्टा जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव होगा। तो याद रखना ये एग्जाम में पूछता है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स के टाइम पे गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है। तो याद रखना हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि ये हम लोग बोलेंगे इंडरगोनिक प्रोसेस है,
ठीक है, याद रखना है, ठीक है, या इंटरगोनिक रिएक्शन है, ठीक है। और एक टाइप का रिएक्शन होता है, आप लोग पढ़िएगा, या मैं पढ़ाया हूं, आप देख सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स और प्रोटीन फोल्डिंग्स आप स्टडी कीजिएगा, उसमें देखिएगा, उसमें मैं बताया हूं कि गिब्स फ्री एनर्जी हम लोग बोलेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी जब नेगेटिव होता है ना, तो इसका मतलब याद रखना वो प्रोसेस में एटीपी नहीं लग रहा है, और वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सर्गोनिक बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सर्गोनिक प्रोसेस, क्या हम लोग बोलेंगे, रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है, एक्सर्गोनिक बोलेंगे। एक्सर्गोनिक का मतलब हो गया कि वो केमिकल रिएक्शन के टाइम पे कोई भी एटीपी नहीं लग रहा है, मतलब नेगेटिव साइन ये बता रहा है कोई भी एनर्जी नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर हम लोग को किससे मतलब है, इंटरगोनिक रिएक्शन है, याद रखना है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, वही मतलब यहाँ पर मैं लिखा हूँ, ठीक है, वही मैंने लिखा हूँ और वही मैं यहाँ पर समझाया। अब देखो, अब यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, इन एवरी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन देयर अकर द रिलीज ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। मैंने ये बताया कि जितना भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा वहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए कितना वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। इसका मतलब 10 पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो कितना वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, 10 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये पहला पेप्टाइड बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये मान लो ये 8 पेप्टाइड बॉन्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल निकला होगा, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल निकला होगा, यहाँ पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल, 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 यहाँ पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल। टोटल हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 वाटर मॉलिक्यूल निकला है, तब जाके 8 पेप्टाइड बॉन्ड्स बना है, ठीक है। क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड्स याद रखना है, फॉर्मेशन एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, इसका मतलब याद रखना है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और जितना वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा उतने ही पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेगा, इसको भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आता है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखो, अब मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, देखना समझना, यहाँ पर बहुत आसान है। मैं ये लिखा हूँ कि पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। देखो ध्यान से, ये वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोनिल, या हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड्स एंड एमिनो ग्रुप, एंड ये वाला को क्या बोलेंगे, एमिनो ग्रुप ऑफ नेक्स्ट एमिनो एसिड्स, ठीक है। इसके बीच में क्या बना, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड बना। और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। मैं यहाँ पर बताया हूँ अल्फा कार्बोक्सिलिक, क्यों, क्योंकि ये वाला जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये अल्फा कार्बन से रिलेटेड है, ठीक है। सी अल्फा से क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सी अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और एमिनो ग्रुप जो होता है इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा एमिनो ग्रुप। और ये जो एमिनो ग्रुप होता है ना, नेक्स्ट ये दूसरा एमिनो एसिड्स का, क्योंकि ये सी अल्फा से जुड़ा हुआ है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा एमिनो ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो इसके बीच में याद रखना है क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। वही मैंने ये, इसका मतलब वही हो गया। अब देखो, अब यहां पर याद रखना है, देखो अब क्या बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, ये एमिनो एसिड्स क्या है, ये फ्री है, ये एमिनो एसिड्स, ये भी एमिनो एसिड्स क्या चीज है, फ्री है, ठीक है। मतलब अभी तक ये पेप्टाइड बॉन्ड्स नहीं बनाया, ठीक है। तो जब भी हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स अगर फ्री रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग एमिनो एसिड्स के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड बोलेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर ये एमिनो एसिड 1 है, ये एमिनो एसिड 2 है। लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जब एमिनो एसिड्स जुड़ जाएगा, तब इसको हम लोग एमिनो एसिड्स नहीं बोल के क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड रेसिड्यू बोलेंगे, ठीक है। ये पहला एमिनो एसिड रेसिड्यू है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, दूसरा एमिनो एसिड क्या चीज है, रेसिड्यू है। तो रेसिड्यू हम लोग तब वर्ड यूज करते हैं जब, याद रखना है, ठीक है, दो एमिनो एसिड जुड़ता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तब जो हम लोग बोलेंगे जो एमिनो एसिड्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड्स रेसिड्यू बोलेंगे। लेकिन जब फ्री स्टेट में रहेगा एमिनो एसिड्स तो उसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड्स बोलेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना, ये बायोमॉलिक्यूल्स में, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स में चाहे कोई से भी बायोमॉलिक्यूल्स रहे, जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ेगा ना, तब हम लोग वर्ड यूज करते हैं रेसिड्यू, ठीक है, याद रखना है। जैसे देखो यहाँ पर ये एमिनो एसिड्स क्या चीज आप लोग बोलेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे दूसरे के साथ जुड़ा, तब हम लोग वर्ड यूज कर क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, एमिनो एसिड रेसिड्यू वर्ड यूज कर रहे हैं। उसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स में जब ग्लूकोज जुड़ेगा तो हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे, ग्लूकोज रेसिड्यू वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, या हम लोग बोलेंगे रिलीज ऑफ वाटर, द एमिनो एसिड्स आर नोन एज एमिनो एसिड रेसिड्यू, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या बोल रहे थे, एमिनो एसिड्स बोल रहे थे इंडिविजुअली जब एमिनो एसिड्स फ्री था, लेकिन जब वो हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ गया, तब हम लोग वर्ड यूज करेंगे एमिनो एसिड्स रेसिड्यू वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, सिंपल है। तो यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, देख सकते हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो, अब मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ, देखो उसको बताने के लिए मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ और ये 2 पॉइंट को समझा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ये दोनों पॉइंट्स को मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, बहुत आसान है। देखो क्या चीज है, याद रखना है, ये क्या चीज है, ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मान लो ये एक सेल है, मान लो, ठीक है, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये मान लो एक सेल है, ठीक है, ठीक है, ये मान लो एक सेल है। यहाँ पर ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो सेल का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और हम लोग ये जानते हैं कि सेल के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग जानते हैं कि राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ये हम लोग जानते हैं। राइबोसोम को मैं यहाँ पर ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये राइबोसोम है। और राइबोसोम में ही क्या बनता है हम लोग बोलेंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम करता है। इसका मतलब एमिनो एसिड जो जुड़ रहा है पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कौन करवा रहा है, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या चीज है, देखो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर याद रखना है कि अगर हम लोग राइबोसोम को देखेंगे, अगर हम लोग राइबोसोम को मैग्नीफाई करके देखेंगे, ठीक है, तो ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, राइबोसोम है। तो राइबोसोम में हम लोग बोलेंगे 3 साइट होता है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, ए साइट, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, पी साइट, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, ई साइट बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। और याद रखना है पी साइट में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पी साइट राइबोसोम का वो साइट होता है जहां पर क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, याद रखना है। एमिनो एसिड से बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बना वो राइबोसोम के पी साइट पे बनेगा, ठीक है। और ये पेप्टाइड बॉन्ड्स को बनाने के लिए राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट, जो लार्जर सब यूनिट है, उसमें हम लोग बोलेंगे 23S rRNA मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, याद रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स जो बन रहा है या बना रहा है राइबोसोम, वो कौन बना रहा है, हम लोग बोलेंगे 23S rRNA बना रहा है, याद रखना है, ठीक है। यही क्या कर रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड्स को बना रहा है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। और ये रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, पेप्टिडाइल ट्रांसफर रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेप्टिडाइल ट्रांसफर रिएक्शन, यही वाला है, यही डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, इसको हम लोग बोलेंगे पेप्टिडाइल ट्रांसफर रिएक्शन। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे तो सब कुछ सेम होगा, बस यहां पर जो हम लोग बोलेंगे, जो एंजाइम होगा ना, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 28S rRNA होगा, ठीक है, याद रखना है। वो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स को बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे पेप्टिडाइल ट्रांसफर रिएक्शन। ईके का मतलब हो गया यूकैरियोट्स, पीके का मतलब हो गया प्रोकैरियोट्स। और 23S rRNA को हम लोग कभी कभी किस नाम से जानते हैं, राइबोजाइम के नाम से जानते हैं। राइबोजाइम का मतलब क्या हो गया, राइबो मतलब राइबोसोम, जाइम मतलब एंजाइम। जब राइबोसोम एंजाइम का काम कर रहा है और ये क्या बना रहा है, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स बना रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये राइबोजाइम बोलते हैं। सिमिलरली यूकैरियोटिक अगर राइबोसोम को देखेंगे तो उसका जो लार्जर सब यूनिट होता है उसमें 28S rRNA मिलता है, जिसको हम लोग यूकैरियोटिक राइबोजाइम बोलते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल्स में क्या करता है, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स का सिंथेसिस करता है, किस साइट में, याद रखना है पी साइट में, ठीक है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफर रिएक्शन। पी का मतलब यही होता है, ठीक है। पी स्टैंड्स फॉर क्या चीज, हम लोग बोलेंगे पेप्टिडाइल साइट, ठीक है, जहां पर क्या होता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफर रिएक्शन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, याद रखना है। तो ये स्टेटमेंट का मतलब यही हो गया जो मैंने यहाँ पे लिखा। मैंने क्या लिखा है, देखो मैंने ये लिखा है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो राइबोसोम में होगा। राइबोसोम के कौन सा साइट में होगा, पी साइट में होगा, बाय ए रिएक्शन नोन एज पेप्टिडाइल ट्रांसफर रिएक्शन, बाय ए रिएक्शन नोन एज पेप्टिडाइल ट्रांसफर रिएक्शन। और दिस रिएक्शन इज डन बाय 23S rRNA जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा, एंड 28S rRNA जो कि यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक राइबोसोम में मिलेगा। ये याद रखना, लार्जर सब यूनिट्स में मिलेगा 23S rRNA लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में, और 28S rRNA याद रखना है ये लार्जर सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम में मिलेगा यूकैरियोटिक सेल्स के केस में। और दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, राइबोजाइम बोलेंगे। और ये क्या बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाता है, मतलब ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो करता है या कंडेंसेशन रिएक्शन शो करता है। और ये रिएक्शन को कराने के लिए याद रखना है एटीपी चाहिए, तभी जाके पेप्टाइड बॉन्ड्स बन पाएगा, ठीक है। तो ये वाला ये जो मैं स्टेटमेंट लिखा हूं उसका मतलब ये है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये अगला स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखो ध्यान से। अगला स्टेटमेंट का मतलब मैं ये देखो बता रहा हूं कि जो फ्री एमिनो एसिड्स होता है ना, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, वो याद रखना कभी भी पेप्टाइड बॉन्ड्स को नहीं बना पाएगा। मतलब देखो क्या चीज है, ये देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पर मान लो ये न्यूक्लियस है मान लो, और साइटोप्लाज्म में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होगा। तो ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, ये सब मान लो एमिनो एसिड्स है, ठीक है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये सब क्या चीज है, एमिनो एसिड्स है, मान लो ये सब क्या है, एमिनो एसिड्स है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स है चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स है, एमिनो एसिड साइटोप्लाज्म में मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे एमिनो एसिड्स को हम लोग बोलेंगे फ्री स्टेट। एमिनो एसिड्स का ये कौन से स्टेट है, फ्री स्टेट है, ठीक है।
याद रखना है। तो जब भी कभी एमिनो एसिड्स फ्री स्टेट में होगा तो याद रखना ये एमिनो एसिड्स और एमिनो एसिड्स के बीच में कभी भी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा? इसीलिए नहीं बनेगा क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड्स को बनाने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम चाहिए। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड्स को बनाने के लिए क्या चाहिए? राइबोसोम चाहिए, क्योंकि राइबोसोम के पास क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स को बनाने वाला एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोजाइम। ठीक है, वही राइबोजाइम क्या करता है हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स और एमिनो एसिड्स के बीच में क्या बना पाता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स को बना पाता है। तो फ्री स्टेट में याद रखना है, वही मैं लिखा हूं कि फ्री स्टेट में जब एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल्स में, तो वो कभी भी पेप्टाइड बॉन्ड्स को नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? इसीलिए नहीं बना पाएगा क्योंकि हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है राइबोसोम में। राइबोसोम में क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि राइबोसोम के पास क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एंजाइम है पेप्टाइड बॉन्ड्स को बनाने के लिए, और राइबोसोम के पी साइट में क्या बनता है, एंजाइम का फॉर्मेशन, सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि फ्री एमिनो एसिड्स व्हिच प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, यहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, मतलब इनमें पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, जब तक ये राइबोसोम तक नहीं आ जाए। ठीक है, और राइबोसोम तक लाने के लिए जो फ्री अमीनो एसिड्स के लिए जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम लोग बोलते हैं टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे किसका, पेप्टाइड बॉन्ड्स का। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या देख लिए, अभी तक हम लोग ये देख लिए कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, हम लोग देख लिए कैसे करके पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, वो भी हम लोग देख लिए। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ना, ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करने के लिए जो एंजाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीएज। ठीक है, वो एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीएजेस। ठीक है, प्रोटीएजेस क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ देता है। तो प्रोटीएजेस, जितना भी प्रोटीएजेस है ना, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स को बनाने के लिए क्या है, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड्स बना है तो कैसे बना, वाटर मॉलिक्यूल जब निकला है तब। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, तभी जाके ये पेप्टाइड बॉन्ड्स टूटेगा। मतलब ये एंजाइम को क्या चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, तभी जाके ये एंजाइम क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ पाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिसिस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, याद रखना है, पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोलिसिस बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, मतलब बनाने के लिए क्या, जब पेप्टाइड बॉन्ड्स बनता है तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ठीक है, जब पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, सिंपल। ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटीएजेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं पढ़ाऊंगा, अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि ये जो प्रोटीएजेस होता है और जो एमिनो एसिड्स, ये कौन सा मतलब किस टाइप से पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करता है। ठीक है, ये प्रोटीएजेस का भी टाइप्स है, जैसे ये हो सकता है इंडो प्रोटीएजेस हो सकता है, एक्सो प्रोटीएजेस हो सकता है। ठीक है, वो मैं पढ़ाऊंगा, और कैसे करके ये सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करता है, कट करता है, किस तरफ से कट करता है, एन टर्मिनल की तरफ से कट करता है या सी टर्मिनल की तरफ से करता है, ये सब सारा का सारा बताऊंगा और क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज का कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था पेप्टाइड बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और एक चीज देखो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये भी आपके दिमाग में आता है कि देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं कुछ टर्म लिख रहा हूँ। सबसे पहला टर्म मैं लिख रहा हूँ डाइपेप्टाइड। ठीक है, डाइपेप्टाइड। दूसरा जो टर्म मैं लिख रहा हूँ वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्राइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड। ठीक है, तीसरा जो मैं यहाँ पर टर्म लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ टेट्रापेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड। ठीक है, उसके बाद मैं टर्म लिख रहा हूं पेंटापेप्टाइड भी होगा, लेकिन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं ओलिगोपेप्टाइड। ठीक है, ओलिगोपेप्टाइड। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड आता है, पॉलीपेप्टाइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब टर्म में देखो, ये सब सारा का सारा टर्म में क्या आ रहा है, पेप्टाइड आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड्स बना है। ठीक है, तो याद रखना जब भी कभी ये सब टर्म आएगा, डाइपेप्टाइड का मतलब याद रखना हम लोग बोलेंगे, डाइपेप्टाइड का मतलब हो जाएगा, देखो जब दो एमिनो एसिड, याद रखना है, एक दूसरे के साथ जुड़ता है। ठीक है, ये एमिनो एसिड 1 है, ये एमिनो एसिड 2 है, एक दूसरे के साथ जुड़ गया पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू, एक पेप्टाइड बॉन्ड्स बनता है डाइपेप्टाइड के टाइम में, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, डाइपेप्टाइड बोलेंगे। जब दो एमिनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ता है बाया पेप्टाइड लिंकेज, तब इसको हम लोग बोलते हैं डाइपेप्टाइड बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो डाइपेप्टाइड में कितना हम लोग बोलेंगे ये बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये हम लोग बोलेंगे डाई का मतलब क्या होता है 2। ठीक है, और पेप्टाइड का मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ा वाया वन पेप्टाइड बॉन्ड, तब इसको हम लोग बोलेंगे डाइपेप्टाइड, सिंपल। अब ट्राइपेप्टाइड में क्या होता है, देखो ध्यान से, ट्राइपेप्टाइड में हम लोग बोलेंगे 1 2 3, तीन एमिनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ेगा।
ठीक है। तो ये मान लो अमीनो एसिड 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो कितना यहाँ पर बॉन्ड बनेगा? 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू। जब ट्राइपेप्टाइड, याद रखना है, हम लोग बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड उसको बोलते हैं जब 3 एमिनो एसिड्स 2 पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइपेप्टाइड। और इसमें कितना पेप्टाइड बॉन्ड आएगा? 1 + 1 कितना? 2, याद रखना है। मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला हुआ ट्राइपेप्टाइड को बनाने के लिए। टेट्रापेप्टाइड का मतलब क्या चीज? टेट्रा मतलब होता है 4, तो इसका मतलब यहाँ पर होगा 4 एमिनो एसिड्स एक दूसरे के साथ क्या रहेगा? हम लोग बोलेंगे लिंक रहेगा। ये मान लो एमिनो एसिड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ? 1 2 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ। तो याद रखना टेट्रापेप्टाइड में हम लोग बोलेंगे 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है और एमिनो एसिड्स कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। उसके बाद याद रखना है 5 से लेके हम लोग बोलेंगे 20 तक, ठीक है। जो 5 से मतलब 5 एमिनो एसिड से लेके हम लोग बोलेंगे 20 एमिनो एसिड्स तक, ठीक है। याद रखना है यहाँ पर जो पेप्टाइड बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे ओलिगोपेप्टाइड बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ जैसे कि मान लो यहाँ पर 13 एमिनो एसिड्स मान लो दिया हुआ है ऐसा करके, ठीक है। मान लो यहाँ पर 13 एमिनो एसिड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मान लो एमिनो एसिड्स दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ओलिगोपेप्टाइड बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओलिगोपेप्टाइड बोलेंगे, ठीक है। ओलिगोपेप्टाइड क्या होता है? जब नंबर हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स का कितना से कितना रहा है? 5 से लेके 20 एमिनो एसिड्स के बीच में रहा है, ठीक है। तब इसको हम लोग टर्म देते हैं ओलिगोपेप्टाइड, सिंपल है। और पॉलीपेप्टाइड का मतलब हो गया कि मोर देन, हम लोग बोलेंगे मोर देन 20 एमिनो एसिड्स जब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब 20 एमिनो एसिड से ज्यादा होगा, ठीक है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तब इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे या हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब टर्म का मतलब आपको जानना होगा। क्यों? इसीलिए जानना होगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि डाइपेप्टाइड में कितना वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ और कितना पेप्टाइड बॉन्ड बना। तो याद रखना डाइपेप्टाइड में एक वाटर मॉलिक्यूल निकला, एक पेप्टाइड बॉन्ड बना। जितना वाटर मॉलिक्यूल निकलता है उतना पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। सिमिलरली ट्राइपेप्टाइड में 2 पेप्टाइड देख सकते हैं, 2 पेप्टाइड बॉन्ड बना मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल निकला, ठीक है। मतलब 2 डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुआ, याद रखना है, ठीक है। उसी तरह हम लोग बोलेंगे टेट्रापेप्टाइड में 1 2 3 मतलब 3 क्या बना? हम लोग बोलेंगे 1 2 3 मतलब 3 पेप्टाइड बॉन्ड बना मतलब 3 वाटर मॉलिक्यूल निकला, ठीक है। तो ऐसे करके होता है। तो ये सबको याद रखना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे, हम लोग क्या क्या देख लिए? हम लोग देख लिए पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में और ये कैसे करके इसका फॉर्मेशन हुआ इसके बारे में हम लोग देख लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है या क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है पेप्टाइड बॉन्ड्स का, वो हम लोग 1 by 1 डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यही रखते हैं। थैंक यू सो मच।